हेलो स्टूडेंट, मैं अखिल मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको समुच्चय का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहीं से आपकी समुच्चय की शुरुआत होती है और समुच्चय की शुरुआत यहां से है और इसकी बहुत लंबी दौड़ का घोड़ा है। ये बहुत दूर आपको इसको लेके जाना है। बीएससी, एमएससी हर जगह इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 11 का पूरा कंप्लीट सिलेबस ये लिखवाया था। इसके बाद उस सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जो स्टूडेंट इस सत्र के हैं, मतलब 2020-21 वाले हैं, उनको क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ने ये भी मैंने बताया था। और समुच्चय का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा बहुत उस वीडियो में मैंने बता दिया था। ठीक है, अब उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए आप लोग अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हुए मेरी बात को सुनते हुए, ठीक है, और एक जगह पेन, कॉपी और किताब को लेकर के बैठ जाइए। और अगले आधे घंटे तक हम और आप एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ठीक है, और आज सबसे जो स्पेशल चीज है, आज का जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि आज मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगा। और वो स्टोरी पर्सनली मैंने बहुत अच्छी फील की है कि यार नहीं, इस स्टोरी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। उस स्टोरी में है क्या कि आप कुछ चीज सोचते हैं उसे कर नहीं पाते। वो क्यों नहीं कर पाते, क्या दिक्कत आती है उसमें, किस वजह से आप अपने गोल से पीछे हो जाते हैं, वो सारी चीजें वो कहानी आपको क्लियर कर देगी। तो ठीक है, तो शायद आज वो कहानी सुनने के बाद आप जो चीज सोचते हैं उसे आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहे। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके पहले वाली भी वीडियो देखें। और जो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसको अगर आपने प्रेस कर दिया तो सारी जितनी भी वीडियो है मेरी सभी को आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। क्योंकि इस चैनल में सिर्फ क्लास 11 की मैथमेटिक्स नहीं है, बाकी क्लास 10th की भी है, 12th की भी है। मतलब जो 11th के स्टूडेंट है उनको 11th और 12th पूरा कंप्लीट पैकेज उनको मिलेगा। अच्छे अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छी अच्छी कहानियों के साथ, अच्छी अच्छी मोटिवेशन क्यूट्स के साथ, बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल में मिलने वाली हैं। और आपको लिए जो स्पेशल चीज है वो है मेरा वायरल मैथ का फोल्डर। आप इस चैनल में वायरल मैथ के आप मेरे फोल्डर में जा सकते हैं। वहां पे कई सारी वीडियो, अच्छी रोमांटिक वीडियो, अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसको आपको देखने के बाद लगे कि हाँ नहीं सर, वाकई मैथ में तो बहुत मजा आती है पढ़ने में। हमने अच्छा किया जो कक्षा 11 में मैथ ले लिया। क्लियर? तो चलिए, जो मैथ के स्टूडेंट है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज बहुत कुछ सीखेंगे। और क्योंकि मैथ पढ़ने वाले ऑलरेडी लकी होते हैं, और जो खासकर मेरी वीडियो और मेरे चैनल के माध्यम से मुझको सुन रहे होते हैं वो तो सबसे ज्यादा लकी हो जाते हैं। चलिए, तो आइए लकी स्टूडेंट्स, हम लोग मिल करके आगे आधे घंटे में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले जो थोड़ा समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो हल्का मैं यहां भी रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा था कि समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी कैपिटल अक्षर होते हैं A to Z, उनसे आप समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, समुच्चय क्या था? समुच्चय मैंने बताया था कि किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। क्या है वो अभी हम लोग एक्सरसाइज में क्लियर कर लेंगे। और अच्छा, तो समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। जैसे A इक्वल टू आपको कहीं लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया आपका समुच्चय। ठीक है, समुच्चय को हमेशा स्मॉल मतलब मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसके जो अवयव होते हैं उसको हम लोग कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। अब आज इस वीडियो में मैं बात करता हूं समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, तो अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग समुच्चय का निरूपण। ठीक है, समुच्चय को हम लोग कैसे
निरूपित करते हैं। इसकी देखिए दो विधियां होती हैं। पहली विधि है समुच्चय को करने के लिए नंबर 1 रोस्टर विधि। पहली है आपकी रोस्टर विधि और नंबर दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी दूसरी? समुच्चय निर्माण विधि। चलिए तो अब हम इन दोनों विधियों को पढ़ लेते हैं। देखिए जो रोस्टर विधि है, रोस्टर विधि में हम समुच्चय को ऐसे लिखेंगे, जैसे कहीं लिखा है A इक्वल टू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? A E I O U। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो यदि मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखिए तो हम कैसे लिख देंगे? कुछ भी आप कैपिटल लेटर ले लीजिए, A इक्वल टू A, E, I, O, U। यहाँ पे क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब हम बात करते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं इस विधि में। तो ये जो लिखा हुआ है वो कौन सी विधि है? ये रोस्टर विधि। और समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है? इसी को देखो मैं ऐसे लिखता हूं, A इक्वल टू X सच दैट X। ये है, इस हम लोग क्या पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, सच दैट पढ़ते हैं इसको। तो दो बिंदी होती है, वो क्या है? सच दैट। पढ़ने का तरीका भी आप सोचिए, मैथ पढ़ना भी एक कला है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? X सच दैट X, ठीक है? और यहां पे लिखेंगे, हिंदी में लिख दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ये लीजिए, ये आपका समुच्चय निर्माण विधि हो गई। मतलब समुच्चय निर्माण में क्या है कि जो भी इसके अवयव आएंगे उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी होगी, उसके यहाँ पे गुण लिखा होगा, ठीक है? तो समुच्चय निर्माण में अवयवों के गुण को यहां लिखते हैं और रोस्टर विधि में उन अवयवों को ही लिख देते हैं। देखिए आपके सामने दोनों चीजें हैं। ये आपकी कौन सी विधि है? रोस्टर विधि। डायरेक्ट इसमें लिख दिया गया, अवयव ही लिखे हैं यहाँ पे कॉमा के द्वारा। और यहाँ पे आपकी समुच्चय निर्माण विधि में X सच दैट X, और यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है? स्वर है यहाँ पे, तो स्वर आप जानते हैं ये होंगे। तो ये दोनों तरीके हैं, ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय है, लेकिन बस दोनों को लिखने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है? तो बस इतनी ही चीजें आपकी एक्सरसाइज 1.1 में है। तो आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट बहुत है, लेकिन वो हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसी का अनुसार हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सब लोग अपनी किताब में देख लें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको मैं समझाते हुए चलूंगा आप लोगों से, इसके आप लोग समझेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पहले का पहला है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको ये बता देगा कि समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है? मैंने बताया था कि समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ठीक है? यदि मैं किसी से कहूं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, तो यदि मैं किसी से भी क्वेश्चन करूंगा इसका तो सभी लोग एक ही आंसर देंगे। अच्छा जे से कौन कौन से शुरुआत होते हैं? अच्छा जे से जनवरी भी आती है, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून आता है, ठीक है? जून, फिर जुलाई, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। ये लीजिए इधर 3 आ गए, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो ये 3 ही महीने तो हैं जो जैसे स्टार्ट होते हैं, तो ये फिक्स है। आप कहीं भी पूछेंगे, जो भी लिखेंगे तो सब क्या है, इसे ही आंसर मिलेगा। तो क्या ये सुपरिभाषित है, तो क्या ये समुच्चय है। ऐसे ही है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये बताइए किसी छात्र के माइंड में कोई दूसरा लेखक बढ़िया होगा, किसी छात्र में किसी और लेखक बढ़िया होगा। किसी के लिए चेतन भगत वो अच्छा राइटर है, किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद वो अच्छे लेखक है, ठीक है? तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, सभी के अनुसार इसमें अलग अलग आंसर आएंगे।
तो ये क्या है, समुच्चय नहीं है। जिसमें आपका समुच्चय थोड़ा अलग हो सके, डिफर हो सके, तो वो समुच्चय नहीं होता है। अब आइए तीसरे में, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी मुझे समुच्चय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी के लिए विराट कोहली अच्छा कर रहा हो, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर बढ़िया कर रहा हो, तो आप बेस्ट किसे कह सकते हैं? ठीक है, सभी के अनुसार सब अलग अलग होगा, तो इसलिए आप इसमें भी किसी को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो जो क्वेश्चन थर्ड है इसका पार्ट, कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं है। चलिए अब आपकी बात करते हैं फोर्थ की, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। चलिए आप लोग कक्षा 11 में हैं, कक्षा 11 में जितने भी बालक हैं, जितने भी बॉयज हैं, उनकी संख्या तो फिक्स है ना। कोई आएगा आपके स्कूल में, कहेगा भैया आपकी कक्षा में कितने बालक हैं, तो सभी लोग एक ही आंसर देंगे कि सर 60 हैं। तो फिक्स है, जो भी है 60 है, 65 है, जो भी होगा, उसमें कोई चेंजमेंट तो नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, समुच्चय है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्या जानते हैं ना आप लोग, नेचुरल नंबर जो होती है, मतलब n इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 4, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये भी आपका एक समुच्चय है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्याओं में कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 99 98 97, इस तरह सारी संख्या निकलती चली आएंगी, तो वो भी तो फिक्स है। तो ये भी क्या होगा, समुच्चय है। समझते चले सब लोग, माइंड को यही बिल्कुल कंसंट्रेट रखें। अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी तो मेरे भाई फिक्स है, क्योंकि मुझसे ऊपर वो प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास लिखे हैं वो तो फिक्स है, वो तो सभी लोग वही पढ़ेंगे, सब लोग वही जानते हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो इसलिए ये भी समुच्चय है। इसके बाद है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। जितने भी समपूर्णांक हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है, फिक्स है, तो ये भी क्या है, समुच्चय है। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में जो भी प्रश्न है, जो किताब मेरे पास है वही किताब आपके पास है, तो वो भी तो फिक्स है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका समुच्चय है। और अगला है विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्या मेरे भाई ये फिक्स है क्या? किसी को सांप से डर लगता है, तो किसी को छिपकली से डर लगता है, और किसी किसी तो कॉकरोच से भी डर लगता है। ठीक है, तो किसी किसी के लिए कोई और खतरनाक है, किसी के लिए कोई और खतरनाक है, तो ऐसा नहीं, ये फिक्स नहीं है। कोई जो किसी को सांप को हाथ में पकड़ लेता है, कोई देख के डर जाता है, तो सबका अलग अलग है, किसी का कोई चीज फिक्स नहीं है, तो ये भी समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं कि आपको समुच्चय के बारे में जानकारी है या नहीं, इसलिए इसने ये क्वेश्चन को आप लोगों से पूछा है। ये सिंपल आपका रिहर्सल करवा रहा है समुच्चय का, कि जो टीचर ने आपको समुच्चय पढ़ाया है उसे आपने सही से समझा कि नहीं समझा। ठीक है, तो ये समुच्चय का आपका रिहर्सल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एक आपको समुच्चय दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, देखिए समुच्चय है, देखेंगे अच्छा सवाल है ये। आपको a इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको एक समुच्चय दिया है। और किस विधि में दिया है, ये रोस्टर विधि में। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ चीजें पूछ रहा है। नंबर 1 में क्या है, 5, यहाँ पे शेष है a है, दूसरा है 8, यहाँ पे a है, तीसरा है 0, यहाँ पे a है, चौथा 4, यहाँ पे a है, पांचवा यहाँ 2, यहाँ पे a है, छठवां यहाँ पे 10 है, यहाँ पे a है। और इनके जो बीच में जो खाली जगह है, वहां पे आपको ये चिन्ह और इस चिन्ह को भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो चिन्ह है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे इसको, बिलोंग टू। और ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ये हो जाएगा नॉट बिलोंग टू। इंग्लिश में ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है,
अच्छा, ये काम क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। देखिए, कहीं पर भी यदि बिलोंग टू लगा है तो इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, इन दोनों जगह कुछ न कुछ लिखते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। इस तरफ हमेशा लिखा जाता है समुच्चय, यहां पे लिखा जाएगा हमेशा क्या, समुच्चय, और यहां पे इस जगह पे लिखा जाएगा हमेशा अवयव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। बिलोंग्स टू के बाईं तरफ हमेशा अवयव लिखा जाएगा और बिलोंग्स टू के दाहिनी तरफ हमेशा समुच्चय लिखा जाएगा। अगर आपने यहां पे समुच्चय कर दिया, यहां पे अवयव कर दिया, तो आपका सवाल गलत। आगे सवाल इस तरह के मिलेंगे, वहां भी मैं इस चीज को और बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप ये समझिए कि इस तरफ हमेशा अवयव लिखेंगे और इसके दाहिनी तरफ हमेशा समुच्चय लिखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, जो अवयव यहां पे है, यदि वो अवयव इस समुच्चय के अंदर है तो आप क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू। यदि ये अवयव इसके अंदर नहीं है तो हम लोग लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर, सिंपल सा, फिर समझ लीजिए। यदि जो अवयव यहां लिखा है, यदि वो अवयव उस समुच्चय के अंदर है, उससे बिलोंग करता है, तो हम लोग उसको बिलोंग्स टू करेंगे। यदि नहीं है तो हम लोग वहां पे नॉट बिलोंग्स टू करेंगे। क्लियर, चलिए तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। अब बताइए, ये जो 5 है ये अवयव है और ये कैपिटल ए क्या है, यहाँ पे समुच्चय। अच्छा, इनकी पोजीशन तो सर राइट है। अब चेक कर लो, क्या 5 ए के अंदर है क्या? हाँ सर, ये रहा, देखिए 5 ए के अंदर है। यदि है तो हम लोग क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू। क्लियर। अब हम आते हैं 8 पर। सर 8 ए के अंदर है क्या? 8 तो नहीं है, 6 तक है, तो यहां पे क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग टू। भैया 8 जो है ए से बिलोंग नहीं करता है, ए के अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए अब 0 में आते हैं। 0 है क्या? अच्छा 0 भी तो नहीं है, ये लो नॉट लगा दो। फिर 4 तो सर ये रहा, दिख रहा मुझको भी, तो आपको भी दिख रहा होगा। आज तो आप चश्मा भी लगाए हैं, ठीक है, तो आज तो कैसे मिस हो जाएगा आपसे, इसलिए 4 ए के अंदर है। इसके बाद क्वेश्चन 2, अरे सर 2 भी तो है, ये 2 हो गए, तो 2 में क्या लग जाएगा, बिलोंग। और 10, अरे सर ये तो है ही नहीं है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें खाली स्थान पर आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इसको इंग्लिश में ही ऐसे पढ़िएगा। अब वो कोई कहे, बाहर से कोई आए, कहेगा अच्छा देखते हैं तुम्हारे मैथ टीचर ने क्या पढ़ाया है, बताओ जरा इसे क्या पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ोगे इसको, 5 और सर जो है ई बना दीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ई, और ए लिख दीजिए। ऐसा नहीं है, छोटा टेढ़ा मेढ़ा ई नहीं है ये। इसे क्या पढ़ेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। इतना बढ़िया पढ़ दिया करो, घर वालों के सामने बढ़िया इंग्लिश में, घर वाले भी कहेंगे वाह लड़का तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश से बोल रहा है तो। ठीक है, तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। मैथ को पढ़ना भी सीखिए, ऐसा नहीं कि किताब में क्वेश्चन लिखा है आपने कर लिया। बहुत से बच्चे जो मैथ को पढ़ ही नहीं पाते हैं, लिखा क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल से काम होता है, चिन्हों से काम होता है, और चिन्ह का मतलब क्या होता है, उसे पढ़ते क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना कंपलसरी है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इस तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं आपको जो मैंने आपसे कहानी कही थी ना, उस कहानी के बारे में चर्चा करूंगा। मुझे मालूम है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अरे सर कब बताएंगे कब बताएंगे, जब पूरी वीडियो हो जाएगी तब बताएंगे। तो कोई नहीं, बस ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लेते हैं, फिर कहानी पर आते हैं, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी लाइफ बदल दे। ठीक है, और इसी बहाने आप मुझे याद रखो। चलो तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि समुच्चय आपको दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन, 6 पार्ट है तीसरे के भी। इसमें आपको समुच्चय लिखा हुआ है, और वो समुच्चय आपको लिखा है समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखा हुआ है। तो निर्माण विधि में है, आपको इसको रोस्टर के रूप में लिखना है। 2 विधि मैंने बताई थी समुच्चय को, चाहे रोस्टर में लिखिए चाहे समुच्चय निर्माण में लिखिए, दोनों एक ही चीज होती हैं। लेकिन इस सवाल में आपको रोस्टर में लिखना है और समुच्चय निर्माण में दिया हुआ है।
और जो इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उल्टा है, उसमें समुच्चय निर्माण में लिखना है और रोस्टर में दिया हुआ है। तो एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग इस प्रश्न में सीखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पहला है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 और 7 के बीच में है। चलिए क्या दिखा यहाँ पे, a इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक, आपको एक पूर्णांक है और जो x है वो -7 सॉरी -3, तो जो x है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको इसमें ऐसे अवयव लिखने हैं जो एक पूर्णांक संख्या भी हो और पूर्णांक के साथ साथ इसको भी होल्ड करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो इसके भी तो हजारों लाखों करोड़ों संख्या आ जाएंगी, लेकिन हमें पूर्णांक संख्या लेनी है, मतलब जो दशमलव में ना आए, जो बटे में ना हो। तो बताइए क्या क्या आ जाएगा, -3 से बड़ा संख्या क्या होगी पूर्णांक में, -2, फिर -1, फिर 0 भी पूर्णांक होती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। लो 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से छोटा कह रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया रोस्टर विधि, ये हो गया आपका। तो ये आपकी समुच्चय निर्माण है, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर में। तो ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, जो यहाँ पे नियम दिया है उसी नियम के अनुसार हम यहाँ पे अवयव को निकालेंगे। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड में हमें x सब्जेक्ट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये कह रहा है जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या है, b। तो b क्या कह रहा है, x सब्जेक्ट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या, ये कह रहा है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम का मतलब क्या हुआ, अब प्राकृत संख्या मैंने बताई थी आपको 1 से लेकर के अनंत तक, तो इसका जो रोस्टर फॉर्म आएगा वो आ जाएगा 6 से कम। तो 1, 2, 3, 4, 5, अब 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से कम कह रहा है। और प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है, 1 से कम में नहीं जाओगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे सी नंबर का है कि x सच दैट x, थर्ड नंबर है c इक्वल टू x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो। देखिए थर्ड नंबर का इसका c इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, हमें ऐसी 2 डिजिट की संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 8। अच्छा तो 8 कैसे आएगा, चलो यदि मैं 17 ले लूं, 17, तो 1 और 7 कितना हुआ, 1 7, 8 हुआ कि नहीं हुआ, हमें 2 अंकों के लेना है, तो इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 ये 7 ये, तो 1 7 और 1 कितना हुआ, 8। अब इस 1 को बढ़ाइए, तो 1 को मैंने कर दिया 2 और इस 7 को कम करो तो कितना हो जाएगा, 6। चलो 26 भी एक संख्या है, इसको दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 8। फिर इस 2 को बढ़ाइए, फिर 3 कर दो, वहां पे कम कर दीजिए 35, ये भी 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4 तो भी 8 है, यहाँ पे 5 कर दीजिए, वहां पे 3 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 1 और 7 के बाद फिर 8 और 1 को हम कर दिया 0। ये लो, इतनी संख्याएं हैं सर जी, जिसको हम आपस में जोड़ेंगे संख्याओं को तो हमें क्या मिल जाएगा, 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ठीक है, यहाँ पे एक आपको देखिए बढ़ाना है तो भी बढ़ा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 कर रहा हूं ना, यहाँ पे कम कर रहा हूं, 6 5 4 3 2 1 0। तो इस तरह से आप लोग माइंड में सोच सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है x सच दैट x अभाज्य संख्या। अच्छा अभाज्य संख्या क्या होती है, सब लोग जानते होंगे, जो ना जानते हो वो जान जाएं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटती है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटती है और जो 1 से कट जाती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है।
तो अभाज्य संख्या में हमें जो बताना है कि 60 की भाजक भी हो, वो 60 को काट भी दे, और अभाज्य संख्या भी हो। अच्छा जी बताइए, 60 से काट भी दे और अभाज्य संख्या भी हो। तो ध्यान दीजिएगा, जो 2 होती है वो भी एक अभाज्य संख्या ही होती है। ठीक है, 2 क्या होती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पे जो d इक्वल टू हम लोग ले लेंगे, क्या क्या 2 आ जाएगा। इसके बाद 3, हाँ तो 3 भी अभाज्य संख्या है और ये भी 60 को काट देगी। अच्छा 4 तो होती नहीं अभाज्य संख्या, 5, हाँ 5 तो होती है और 5 में भी 60 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। इसके बाद 6 7 से नहीं कटेगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 नहीं कटेगा, फिर इसके बाद क्या 17 उससे भी नहीं कटेगा, फिर 19 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, इस तरह करते करते नहीं कटेगा। तो सिर्फ ये 3 ही संख्याएं हैं जो 60 से भी कट रही हैं और साथ ही साथ अभाज्य संख्या भी है। क्लियर? तो इसको आप लोग ऐसे कर लेंगे। इसके बाद है पांचवा एक शब्द लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपके अक्षर हैं उनका समुच्चय बनाना है। देखो कैसे करते हैं इनका, ये ई है, ई वाले का हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है तो जो भी आपके यहाँ पे अल्फाबेट लिखे उनको आप लिखते चले जाएंगे, लेकिन जो एक बार से ज्यादा दोबारा नहीं लिखना आपको। तो देखिए आपने यहाँ पे टी लिख दिया, टी, फिर आई लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर एन लिख दिया, फिर एन के बाद देखिए फिर ओ आ रहा है, लेकिन ओ आप लिख चुके हैं तो ओ नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर एम लिख देंगे, एम, इसके बाद फिर ई, हाँ ई लिख देंगे, फिर टी लिख चुके हैं आप लोग, नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाद आर नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद वाई, हाँ वाई लिख देंगे क्योंकि वाई हमने लिखा नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के जो भी अल्फाबेट है उनका समुच्चय ही हो जाएगा। सिंपल आप लोग सभी अल्फाबेट को लिख देना है, लेकिन जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है दोबारा उसको आपको दोबारा नहीं लिखना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे बेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटर का क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू बी है तो बी ई डबल टी ई आर, तो ये ले लेंगे। देखिए यहाँ पे टी क्या है, 2 बार है और ई भी 2 बार है, लेकिन हम उनको सिर्फ क्या हमने एक ही बार लिखा, ई और टी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपका रोस्टर में लिखना है और समुच्चय निर्माण में दिया हुआ है। ठीक है सर, आपने वादा किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम आपको कहानी बताएंगे, ऐसा ना करिए कि जो है आप अगला क्वेश्चन बताने लगे। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, वादे से हम कभी मुकरते नहीं हैं। चलो, तो इसके बाद यहां तक आप लोग कर लीजिएगा। तीसरे के बाद इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बहुत कहानी मजेदार बताना चाहता हूं। ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे हम अपनी लाइफ में हैं, अभी तो आप तो अभी अपनी लाइफ की शुरुआती क्षण में हैं, अभी तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा घर वालों का बोझ नहीं है। ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, बस टेंशन किसकी है, अरे सर हमको समझ में आ जाए जो चीज हम पढ़ रहे हैं, बस अब एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, बस इस चीज की टेंशन है। बस कक्षा 12 में जाएंगे तो भी यही रहेगा, 12 के बाद जाएंगे अरे सर अच्छी सी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई उसके बाद अरे सर अच्छी सी बीवी भी मिल जाए, अरे सर इसके बाद ये हो जाए, इसके बाद पैसा आ जाए, इसके बाद ये। लाइफ में जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं बढ़ती हैं, कभी भी नहीं बढ़ती हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपने अंदर ख्वाबों को लिए कब्र में चले गए हैं। मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं, वो जो बनना चाहते हैं, वो उनको माइंड में ऐसी रहा और वो ऐसे ही मर के चले गए। ठीक, इसके पीछे अच्छा ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जो चाहते हैं उसे हम लोग पूरा क्यों नहीं कर पाते। फिर अगर हम चाहते कि नहीं हमारी नौकरी लग जाए, तो हम तो चाहते हैं भाई हमारी नौकरी लगे, लेकिन हम क्यों नहीं लग पाती है, क्यों? क्योंकि हम जिस समाज, जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहां पे ऐसे लोग भी हैं जो नकारात्मक सोच के हैं। सही कह रहा हूं, बहुत नकारात्मक, बहुत निगेटिव पीपल मिलेंगे। और मेरी आपसे एक लोग सख्त हिदायत है ये कि आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें। यदि कोई भी दोस्त भी आपके ऐसे हैं जो कहते हैं अरे यार तू पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, ठीक है तुझे कुछ नहीं आता है, तू बहुत बेकार का है, तो ऐसे लोगों से आप अपनी दोस्ती भी तोड़ लें। ठीक है, जो लोग इस तरह के हैं, जो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं कह सकते, उनसे आप मतलब ना रखिए। ठीक है, इसी पे एक बार हुआ क्या था कि एक जो चील का छोटा अंडा, चील है, चील का जो अंडा है वो किसी तरह से पता नहीं कैसे वो जो जंगली मुर्गी होती है उनके पास पहुंच गया।
अब उस मुर्गी के अंडों में वो घुल मिल गया, वहीं पे वो पैदा हुआ। अब जो मुर्गियों के साथ वो पैदा हुआ, तो उसने देखा कि यार यहाँ तो सब मेरे जैसे मुर्गियों के जैसे हैं, ठीक है, तो वो भी अपने आप को मुर्गी मानने लगा। उन्हीं के साथ वो खाना खाता, उन्हीं के साथ वो खेलता, उन्हीं के साथ दाना चुगता, उन्हीं के साथ कुकड़कू भी करता, ठीक है। तो उसने पूरी तरह से मान लिया कि नहीं मैं तो मुर्गी हूं। एक बार क्या, वो बैठा हुआ था तो ऊपर से एक चील उड़ के जा रही थी। तो उसने अपनी मुर्गी से किसी दूसरी से पूछा कि ये कौन सी चिड़िया है, कितनी सुंदर चिड़िया है जो उड़ती हुई जा रही है। तो उससे तो मुर्गी ने जवाब दिया कि ये बहुत सुंदर चिड़िया है, ठीक है, ये इस तरह हम लोग नहीं उड़ सकते, ये चील है, ठीक है, हम लोग इस तरह से नहीं उड़ सकते, हम लोग एक मुर्गी है, हम लोग मुश्किल से 1 या 2 फीट ही उड़ सकते हैं, इसके बाद हम लोग इतनी ऊंचाई को उड़ नहीं सकते हैं। तो उस बच्चे ने भी उस मुर्गी की बात मान ली और अपने आप को वही मुर्गी समझते समझते पूरी उसने अपनी लाइफ को द एंड कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों इस कहानी से क्या है, देखिए वो मुर्गी के साथ जरूर रह रहा था, लेकिन था वो चील। अगर वो चाहता, यदि उसको मुर्गी ना कहती कि नहीं तुम मुर्गी हो या तुम नहीं कुछ कर पाओगी, तुम नहीं इस तरह उड़ सकती हो, तो वो एक बार कोशिश करता और वो उड़ जाता। लेकिन उसने, आसपास के लोगों ने उससे कहा कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तो उसने समझ लिया कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होता है। यदि आप लोगों को लगता है कि अभी किसी ने कह दिया कि नहीं तुम ये काम कर ही नहीं सकते हो, तो आप भी मान लेते हो हाँ यार शायद मैं ये काम न कर पाऊं, तो वो काम आप करना ही नहीं चाहते हो। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है कि आप अपने आप को मान लेते हो कि नहीं मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आपको हटाएं। जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए एक बार प्रयास तो करें, एक बार कोशिश करें। जो किसी भी काम को करने के लिए जो प्रयास होता है, जो कोशिश होती है, उसे आप करिए, और जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस काम को करने के लिए उतना आपको करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस, सफलता मिलती है, ठीक है। तो इस कहानी में मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा था कि आप किसी दूसरे की बातों में ना आए। जो चीज निगेटिव लोग हैं जो कहते हैं कि आप कभी कर नहीं पाएंगे, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा करोगे तो आगे कुछ सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये है वो है, जो भी चीजें वो कहते हैं, तो उनसे आप दूरियां बना लें, ठीक है। और अपने आप को समझे कि मैं कौन हूं, मैं ये कर सकता हूं। जितने भी बड़े बड़े काम, जितने भी जो भी किसी ने किया है, वो सारे के सारे बड़े इंसानी तो थे, वो सारे के सारे आदमी थे, उन्होंने सोचा, किया, सक्सेस हुए। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगर हम कुछ क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन उन्हें कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 को आज हम लोग फिनिश करेंगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको दे रखा है, रोस्टर के रूप में दिया है और आपको समुच्चय निर्माण के रूप में निकालना है। अभी यहाँ पे क्या दिया था, रोस्टर, समुच्चय निर्माण दिया था, आपको रोस्टर निकालना था। अब इसका यहाँ पे उल्टा है, देखो इसमें कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, देखो पहला फर्स्ट पार्ट है, क्या दिया है, 3, 6, 9, 12, ये चीज दी हुई है आपको। अब इसमें आप लोग दिमाग लगाइए, क्योंकि समुच्चय निर्माण में हमको इसके गुण को लिखना होता है, ये कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहा है, वो चीज हम लोग लिखते हैं किसमें, समुच्चय निर्माण में। तो कैसे लिखेंगे, कोई भी समुच्चय ले लो, चलो हमने ए ले लिया, तो ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। अच्छा कौन से इसमें गुण लग रहा है, अरे सर इसको देखने से हमें 3 का पहाड़ा लग रहा है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तक 9, 3 चौक 12, लेकिन सर यहाँ पे 3 5 15 नहीं है, 3 5 15 गायब है, 3 6 18 गायब है। तो कैसे बनाए, तो देखो कोई नहीं, किसका 3 का गुणज है, तो आप यहाँ पे लिख दो x इक्वल टू 3n लिख दो, ठीक है। और जहां अब n का मान रख दो, जहां n का मान क्या है आपका, यदि मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 3 मिल जाएगा, 2 रखूं 6 मिलेगा, 3 पे 9, 4 पे 12। तो हमें n बराबर क्या लेना है, 1 से लेकर के 4 तक लेना है हमको। तो यहाँ पे ले लो 1 ले लो, 1 ले लिया, 1 से लेकर के हम कहां तक लेना है, 4 तक, ये लेना है, ये लीजिए। तो n का मान यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, 1 और 1 के बराबर, तो 1 भी हो गया, और 4 से छोटा है 4 के बराबर। तो यहां से n ने मान क्या दे दिया, 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको x बराबर क्या मिलते चले जाएंगे, 3 6 9 12। तो इसके अंदर ये गुण छिपा हुआ था, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा देख लेते हैं, सब ऐसी प्रॉपर्टी देखते चले जाना है आपको, सारे सवाल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 4
8, 16, 32, ये सर ऐसे दिया हुआ है। अच्छा सर इसमें को 2 दूनी 4 तो होता है, लेकिन 2 3 6 नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब कि 2 का पहाड़ा तो नहीं लिखा हुआ है। अच्छा 2 का पहाड़ा नहीं है तो देखो मुझे देखने से लग रहा है कि 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। अच्छा 2 की पावर में है ये, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, तो इसको मैंने b मान लिया, तो b इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n कर लो। और जहां n का मान कितना रख दिया हम लोग, 1 ले लो, 1 से शुरू किया, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, तो कहां तक ले लो आप लोग, 5 तक। ये लो आप इनके मान आप इसकी पावर में रखते चले जाइए। 1 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 पे 4, 3 पे 8, इस तरह आपको मिलते चले जाएंगे। जब 5 रखेंगे तो 5 में 32 मिलेगा। अब 32 से आगे है नहीं तो 5 तक ही लेंगे। यदि आपका 64 भी होता तो आप लोग 6 भी ले लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते रहे या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहे। 5 अगेन 25, 125, 625 ये लिखा हुआ है। अरे सर ये भी तो लग रहा है मुझको कि 5 की पावर में आ जाओ, 5 की पावर 1 5, 5 25, 25 पंचे 125। अच्छा सर ये भी तो मिल गया मुझको। तो c इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n कर लो, और जहां n क्या दिया है, 1 से शुरू करो और कितना मिलेगा, 1 2 3 4, तो 4 तक पहुंच जाओ। ये लो तो 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 625। क्लियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे दी गई है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। इसी का चौथा पार्ट क्या दिया है, 2 4 6, यहाँ पे डेड डेस लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, ये सम संख्या लिखी हुई है ना, ठीक है। क्या लिखी हुई है ये सम संख्याएं, तो क्या है d। तो d इक्वल टू जरा ले लो इसमें यहाँ के x सच दैट x, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, सम संख्याएं भी ले सकते हो। क्या ले सकते हैं यहाँ पे, सम संख्याएं। कहां तक है, कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक है, ठीक है। और ऐसे ही आपका 5वां पार्ट है। 5वां क्या दिया, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, 1 4 9 डॉट डॉट कहां तक है ये, 100 तक है। तो इसको देखने तो आपको लग रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, सब स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे यदि मैं समुच्चय लिखूं तो ई ले लो इसको, तो ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये तो लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है। निर्माण में तो आप लगाते ही लगाते हैं। इसके बाद इस सब में स्क्वायर है तो इसको क्या कर लो, x इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक। अब n का मान क्या है, कुछ भी रखते चले जाओ n का मान। जहां n का मान है 1 से शुरू करो, कहां तक, 10 तक जाना है, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो n का मान है 1 से 10 तक, तो आपको ये सारी संख्याएं मिल जाएंगी। तो बस इस सवाल में हमने ये सीखा, यदि समुच्चय रोस्टर रूप में दिया हुआ है तो उसमें हम कौन सा गुण छिपा हुआ है उसको हम निकाल करके बाहर रखेंगे और उसी को इस रूप में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे है। मतलब इसमें आपको समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ है और रोस्टर के रूप में लिखना है। तो है पहला बहुत आसान है, 5 का फर्स्ट क्या दिया है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 3 5 6, 1 3 5 7 9 11, इस तरह सब विषम संख्या लिख देंगे, आप लोग जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 5वें के सेकंड में कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और जहां पे x का मान ये है। तो देखिए 5वें का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका जो सेकंड का आंसर है वो आ जाए आपका आएगा b इक्वल टू, एक पूर्णांक संख्या लेनी है -1/2 से 9/2 के बीच में। तो देखिए जरा -1/2 और x है 9/2। अच्छा ये लगभग क्या लिखा है, -0.5 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है 4.2, ठीक है। तो इसकी भी कौन कौन सी संख्या पूर्णांक वाली आ जाएंगी, देखो -0.5 से बड़ा लेना है। तो इसके बाद क्या मिलेगा आपको, -0.5 के बाद जो बड़ा हो ये क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, पूर्णांक में है ये 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा।
4 से आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि 4.2 तक ही है ये, 5 आप लेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा पार्ट है इसका कि x सच दैट x एक पूर्णांक लेना है, और जहां पे x स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, लेस इक्वल 4। जब आप x हटाओगे तो लेस इक्वल प्लस माइनस 2 आ जाएगा ना, तो इसमें जो c वाला पार्ट आएगा वो -2, -1, 0, 1 एंड 2 ये आ जाएगा। ठीक है, -2 से +2 तक आपको इसको लेना है। चलिए अगला आते हैं चौथे में। टाइम कम है इसलिए फटाफट करना है इसको। चौथे में लॉयल शब्द है, तो लॉयल के लिए क्या हो जाएगा आपका, डी है। लॉयल में LOY एल है, तो एल तो आप ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, तो एल आपको नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा LOY है, कॉमा के साथ ऐसे लिखेंगे। इसके बाद पांचवा क्या है, एक्स दैट एक्स वर्ष के एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अच्छा, महीना निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ये वाला। ठीक है, आप तो जानते हैं ना इसको, जो उठा हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं जनवरी से स्टार्ट कीजिए। ये जनवरी, गड्ढा वाला फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब इधर फिर से दूसरे वाले को स्टार्ट करिए, देखो दोनों ऊंचे ऊंचे एक साथ पड़े। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो महीने गड्ढे में पड़ रहे हैं वो 31 के नहीं होते हैं, वो किसके होते हैं, 30 या फिर 28 के। तो गड्ढे में कौन कौन से पड़ेंगे, जनवरी नहीं, फरवरी। ठीक है, क्या पड़ेगा, फरवरी। मार्च नहीं, अप्रैल। फिर मई। 31 के नहीं होते हैं, मतलब 30 वाले भी लेने हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। जो जो महीने होते हैं 31 के आप हटाते जाइएगा, 30 वाले आप लोग ले लीजिएगा सारे। और इसके बाद है छठवां है एफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। तो आपको एबीसीडी मालूम है, जो के से पहले जितने भी आपके आते हैं उनको आप लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको मैच करना है। इस तरह आपको रोस्टर विधि दी हुई है और एबीसीडी में आपको समुच्चय निर्माण के रूप में दिया हुआ है। तो सिंपल आपको तीर लगाना है, सही का मिलान करना है कि कौन किसका रूप है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था समुच्चय का, कि इसमें बस आपको रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि और समुच्चय क्या होता है, ये सारी चीजों को आप लोगों को पढ़ना था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की जो कहानी है उससे भी आज काफी लोग कुछ सीखेंगे। ठीक है, और आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, जो समझाया है, वो भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा समय की पाबंदी होती है, इसलिए हमको थोड़ा सा स्पीड में बताना होता है। आप लोग वीडियो को धीमा करके या पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अभी ये शुरुआत है, अभी कहानी बहुत बाकी है। अब तो हर वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नई चीजें लेके आया करूंगा, तो कोई भी वीडियो बेकार नहीं होती है। आप मेरी सारी वीडियो को देखेंगे, उससे आपको कुछ ना कुछ जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपको समुच्चय भले ही आता हो, लेकिन समुच्चय तो आता ही है आपको, लेकिन कुछ मैं आपको नई चीजें या नई ट्रिक बताता हूं, उनको भी आप सीखेंगे। और जीवन जीने की कला, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पढ़ाई के साथ साथ हमको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम लोग को सोचना है, कैसे काम करना है, इस कंपटीशन रूपी महाकुंभ में कैसे हमको पार जाना है, ये सारी चीजें आपको मेरे द्वारा आपको बताई जाएंगी। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। कक्षा 11 हो, 12 हो, 12 के बाद कंपटीशन हो, जॉब मिलने के बाद, शादी होने के बाद, तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें आपको बताऊंगा कि जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे हम संसारिकता में फंसे हुए हैं, कैसे हम जो है इससे निकल करके अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है, और आपके कमेंट को तो मैं इंतजार करते ही रहता हूं, तो आप अपने कमेंट भी जरूर किया करिए। आप लोग सिर्फ देख लेते हैं, आप लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते। मैं तो वेट करता हूं किसी कोई कमेंट आए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो आज मुझे लगता है कि कमेंट आज आएंगे।
चलिए, तो आप मेरा आज वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नए अंदाज, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई प्रश्नावली के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।